हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। यह जो है बिहार एसएससी जो है बिहार सरकार के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें पोस्ट नेम और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है। तो इसमें जो है 5 तरह का इसमें पोस्ट है। पहला जो है सचिवालय सहायक और दूसरा योजना सहायक। तो इसके लिए जो है स्नातक जो है एक ग्रेजुएट जो है किसी भी विषय में होना चाहिए। ये दोनों पोस्ट के लिए सचिवालय सहायक और योजना सहायक के लिए। और जबकि इसमें आते हैं मलेरिया निरीक्षक के लिए, तो इसमें इसके लिए जो है विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए। और अंकेक्षक के लिए इसके लिए योग्यता है स्नातक जो है गणित के साथ होना चाहिए, मैथमेटिक्स के साथ, या फिर जो है कॉमर्स से स्नातक होना चाहिए, बीकॉम। ये अब वाणिज्य में स्नातक ये हो गया बीकॉम। और चौथा 5वां लास्ट है डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसे हम लोग कहते हैं। इसके लिए जो है स्नातक ग्रेजुएट के साथ में पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये योग्यता होना चाहिए। या फिर जो है बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किए हुए हैं 3 साल का। या फिर जो है बीएससी आईटी, बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी किए हैं। तो इसके लिए कोई भी योग्यता पीजीडीसीए स्नातक एवं पीजीडीसीए या फिर बीसीए या फिर बीएससी आईटी, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं डीईओ। ऐसे जनरल केस में ये सिर्फ कोई भी विषय से ग्रेजुएट हैं तो ये सचिवालय सहायक और योजना सहायक के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट के लिए इसमें जो है मिनिमम एज लिमिट जो है 21 साल है, 21 ईयर्स, एंड मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर्स, 42 साल है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें जो है एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, इसमें किस तरह का। यह जो है 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। एक पहला जो है प्रिलिमिनरी स्टेज, और दूसरा मेंस। तो ये जो है दोनों एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन कंडक्ट होता है, पेन पेपर। ये दोनों एग्ज़ाम ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। तो ये सारे 5 पोस्ट के लिए 2 चरण में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। उसमें जो पहला जो है प्रिलिमिनरी स्टेज, दूसरा मेंस स्टेज, और ये दोनों जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सिलेबस। इस एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन, कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिलेबस जो है अभी हम लोग से प्रिलिमिनरी के देखते हैं। तो इसमें पहला पार्ट में रहता है जनरल स्टडीज। इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स। तो जनरल स्टडीज में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन रहता है, और एक एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है। तो ये हो गया 200 मार्क्स का हो गया जनरल स्टडीज। और दूसरा पेपर इसमें रहेगा जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स।
तो इसके अंतर्गत भी जो है 50 क्वेश्चन रहेगा। साइंस और मैथ ये दोनों मिला करके 50 क्वेश्चन, और ये भी 4-4 नंबर का हो गया 200 क्वेश्चन। और थर्ड में जो है मेंटल एबिलिटी, ये हो गया मानसिक योग्यता, जिसे हम लोग रीजनिंग भी बोलते हैं। तो ये जो है 50 क्वेश्चन ये भी रहेगा, और इसमें जो है 200 मार्क्स का ये भी रहेगा। तो टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया 150, और इसके लिए मार्क्स जो है टोटल मार्क्स जो है 600 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए जो है टाइम जो दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। तो इसके अंतर्गत जो है निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। इसमें जो है -1 मार्किंग का निगेटिव होता है, -1 मार्क्स। तो 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, और इसमें जो है टोटल मार्क्स जो है 600 नंबर का होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसके लिए जो है हम लोग को कौन कौन सा बुक इसमें पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर स्ट्रेटजी, किस तरह से हम लोग इसका स्ट्रेटजी बनाएंगे इसका तैयारी करने के लिए। तो बुक्स के लिए जो था पहला नंबर तो जो है SSC CGL। SSC CGL का जो है क्वेश्चन बैंक होता है, प्रीवियस ईयर का, वो एक रखना है। क्योंकि जो है इसका पैटर्न जो है BSSC बिहार SSC का जो है एग्ज़ाम पैटर्न जो है ठीक उसी प्रकार का है जिस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का SSC GL का पैटर्न है। सिर्फ अगर हम लोग इंग्लिश को हटा दें तो जो है बाकी सारा पेपर जो है ठीक इसी के समान है। तो इसको हम लोग बना सकते हैं इसमें, इससे आपका जो है काफ़ी बेनिफिट होगा। इसमें जो रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और जनरल स्टडीज हो गया। तो ये एक पेपर जो है ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, एक इसका एक क्वेश्चन बैंक बना दीजिए। अब आते हैं मैथ। तो मैथ जो है ये रहेगा 10th लेवल का, 10वीं क्लास के स्तर का रहेगा। तो इसके लिए जो है RS अग्रवाल का बुक जो है ये एक बुक काफ़ी है इसके लिए, मैथ के लिए। अब आते हैं हम लोग जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में जो है जनरल साइंस के लिए जो है अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है NCERT का जो है NCERT का 9+10 का हम लोग दोनों पेपर जो है इसमें पढ़ लेंगे। साइंस पेपर इसका जो है साइंस पेपर 9 का, साइंस पेपर 10 का। तो इसके अंतर्गत जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये जो है इस और जनरल साइंस के अंतर्गत ही जो है ज्योग्राफी को भी डाला गया है। एक जो है मतलब साइंस में ही जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो है ज्योग्राफी को इसमें डाला गया है, इसके सिलेबस में है। तो ज्योग्राफी जो है हम लोग सोशल साइंस में पढ़ लेंगे। अब देखते हैं हम लोग जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज़ के लिए भी जो है हम लोग NCERT का बुक पढ़ सकते हैं।
जीके के लिए जो है बेसिक बुक जो है एनसीईआरटी से बढ़िया कोई भी बुक नहीं होता है। तो इसके में जो है अगर हम लोग सारा पेपर अगर नहीं पढ़ें तो इसमें तो ज्योग्राफी को क्योंकि इसमें डाला गया है साइंस पेपर में, तो यहाँ से हम लोग इसका जो है ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी 9+10 का ज्योग्राफी से इससे भी अच्छा सवाल पूछा जाता है। ज्योग्राफी से 4-5 सवाल आसानी से जो आपको 5 सवाल आसानी से इसमें बना सकते हैं। और इसके लिए और इसमें बनाना पड़ेगा सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन, ये जो है उपकार प्रकाशन का आता है। या फिर लूसेंट जीके, कोई भी ये दोनों में से बना सकते हैं। और भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटिकल साइंस का इससे भी 5 नंबर का सवाल आपको पूछा जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था प्लस और एक आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र से भी जो है इससे भी रिलेटेड 5 नंबर का सवाल ये इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र हो गया, ये पॉलिटिकल साइंस से 5 नंबर ये हो गया, और आपका ज्योग्राफी, ये तीनों काफ़ी पार्ट ये सबसे ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक ये ले सकते हैं। और करेंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण मासिक। इससे जो है सारा करंट पार्ट जो है करंट अफेयर रिसेंट जीके जितना हुआ, इससे आपका मंथली का मैगजीन आता है उसको आप पढ़ सकते हैं इससे। तो इतना से जो है जनरल स्टडीज काफ़ी आपका क्लियर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का जो है जनरल स्टडीज में अगर सारा बुक अगर सोशल साइंस का नहीं पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी का कम से कम आपको इसमें ज़रूर पढ़ना चाहिए 9 और 10 को, क्योंकि इसमें जो है इसका सिलेबस में कवर किया गया है। और देख लेते हैं रीजनिंग के लिए, जिसे हम लोग मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, इसके अंतर्गत जो है नाम दिया गया मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो इसका भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसमें जो इस एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें जो है इससे जो है 50 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। इसमें जो 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन है टोटल हो गया, 200 मार्क्स हो गया। तो इसका भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस है इस एग्ज़ाम में मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो इसके अंतर्गत जो है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से सवाल पूछा जाएगा, वर्बल और नॉन वर्बल। तो इसके लिए भी जो है RS अग्रवाल का बुक बना सकते हैं, या फिर जो है SSC रीजनिंग फॉर CGL, ये आएगा आपका उपकार प्रकाशन में खोजेंगे तो ये आपका मिल जाएगा।
तो इतना सारा बुक काफ़ी है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रेटजी, किस तरह से हम लोग इसका स्ट्रेटजी बनाएंगे। अगर उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ, इसका कट ऑफ कितना पर जाता है। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो है प्रीवियस ईयर का सेकेंड, ये तो तीसरा CGL एग्ज़ाम है। दूसरा अगर CGL एग्ज़ाम की हम लोग बात करेंगे तो जो है उसमें 85 प्लस कट ऑफ गया था, 85 प्लस मार्क्स। तो इस बार भी जो है इसका कट ऑफ जो है 90 के करीब ही रहने वाला है। इस बार का कट ऑफ जो है फिर जो है 90 तक क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इस यहाँ पर जो है कट ऑफ जो है बहुत ऊंचा जाने का कारण है कि बिहार में जो है तैयारी करने वालों की संख्या, स्टूडेंट जो है बहुत सारा ज़्यादा होता है। इस वजह से जो है कट ऑफ जो है बहुत ऊपर चला जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे। तो इसको हम लोग जो है 2 पार्ट में बांट सकते हैं। 50% टाइम जो है सब्जेक्ट स्टडी के लिए, और 50% टाइम सेल्फ इवैल्यूएशन और सेल्फ असेसमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। मतलब हम अपने तैयारी का जो है उसमें 2 पार्ट में बांट सकते हैं। 50% टाइम जो है सब्जेक्ट स्टडी के लिए और 50% टाइम सेल्फ इवैल्यूएशन या सेल्फ असेसमेंट, आत्म मूल्यांकन के लिए। आपने कितना सीखा है, कितना आपने तैयारी किया है, उसका मूल्यांकन किस तरह से करेंगे, वो इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है सब्जेक्ट स्टडी में इसमें क्या करते हैं, तो जिसमें कोई भी कंपटीशन में इस तरह से जनरली देखा जाता है कि जो है आपका जो है अगर मैथ आपका बढ़िया है, मैथ में अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है, तो जो है आपका रीजनिंग जो है आपका आसानी से आप बना सकते हैं, आपका रीजनिंग भी पेपर क्लियर हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति का मैथ स्ट्रॉन्ग होता है उस व्यक्ति का रीजनिंग भी आपका जो है क्लियर हो जाएगा, रीजनिंग में भी आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें जो है मैथ में अगर मान के चलते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि साइंस और जो है मैथ, साइंस और मैथ से दोनों मिला करके 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके अंदर जो है मैथ से अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है तो रीजनिंग से आपको जो इसमें 50 क्वेश्चन मिल रहा है। तो ये 25-50 जो है ये हो गया 75 मार्क्स, 75 क्वेश्चन हो गया, 75 क्वेश्चन। तो इसमें 4-4 नंबर का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 मार्क्स आपका यहीं से मिल रहा है। अगर जो है आप मैथ और रीजनिंग से अगर सिर्फ ये बना करके चलते हैं तो आपको जो है 300 नंबर यहाँ से मिल रहा है, और बाकी जो है 300 नंबर वो जनरल स्टडीज से जीएस और साइंस को मिला करके आ रहा है। तो जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज में और फिर साइंस में जितना भी इस तरह का क्वेश्चन जो पूछा जाता है सभी जो है रटा रटाया जो है इस तरह से आप जीके में कोई भी क्वेश्चन रट करके आप बना सकते हैं। रट करके जो जाएंगे आपको जितना अगर मालूम रहेगा, जितना आपको याद है उतना आप बना सकते हैं, लेकिन जो आपको नहीं याद है तो वो तो ऐसे ही चला जाएगा। तो इसमें जो है आप 50 में 50 आप नहीं बना सकते हैं। जनरल स्टडीज में कितना भी आप तैयारी करके जाएंगे तो इसमें जो है ये पूरा का पूरा इसमें स्कोर नहीं कर सकते हैं। और साइंस पेपर इसमें भी आप पूरा का पूरा जिसमें नहीं स्कोर कर सकते हैं। तो जितना मतलब आपको याद करके जाएंगे उतना आप बना सकते हैं।
और दूसरा इसमें बेनिफिट रहता है मैथ और रीजनिंग में। इसमें जो है सभी लोग जो इसमें तो याद करके नहीं बनाया जा सकता है, जब भी इसको कैलकुलेट करना है, एनालाइज करना है, इस तरह से जो है, तो इसमें आपका सब लोग का इसमें नहीं है। इसमें जितना ज़्यादा इसमें स्कोर होता है तो सिलेक्शन इसी पार्ट पर होता है, मैथ और रीजनिंग। जितना आपका ज़्यादा बनाते हैं उसी पर आपका इसमें सिलेक्शन होने की संभावना उतना बढ़ते जाता है। और बाकी जो है जीएस और साइंस, ये जो है जनरल स्टडीज पेपर तो सभी लोग बना करके आता है, सभी को उतना तो एवरेज मतलब कोई भी बना सकता है। तो इसमें आपका जो है नंबर बढ़ाने के लिए, स्कोर बढ़ाने के लिए इस पार्ट पर आपका जो है इस पर फोकस रहना चाहिए, मैथ और रीजनिंग पर। इसी के बदौलत जो है आपका जो है मेरिट में आपका नाम आ सकता है। तो ये होगा सब्जेक्ट स्टडी। तो इसमें अगर जो है 50% टाइम अगर इसमें बांटते हैं सब्जेक्ट स्टडी के लिए, तो अगर आपका तैयारी इसमें पूरा है, तैयारी एक बार कंप्लीट है, तो एक टेस्ट दे सकते हैं। और नहीं तो अगर पूरा तैयारी है तो आप 2 टेस्ट दे सकते हैं, नहीं तो आप जो है स्टार्टिंग में जो है 1 टेस्ट से काम चला सकते हैं। तो इसका कम से कम जो है डेली 1 मॉक टेस्ट देना है। एक 100 मॉक टेस्ट जो है एग्ज़ाम तक आपको दे देना है। उसके बाद जो है तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, ये तीनों में आपका सुधार आएगा। डेली आप डेली 1 मॉक टेस्ट बनाते हैं, कम से कम 1 मॉक टेस्ट, नहीं तो आप जो कम से कम 2 भी बना सकते हैं। अगर आपका तैयारी अच्छी तरह से आप कर लिए हैं तो आपको 2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं डेली। तो डेली मॉक टेस्ट देने से पहला नंबर तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, बनाने का जो है स्पीड वो आपका बढ़ जाएगा। और दूसरा एक्यूरेसी, आपका क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा सही होगा, क्योंकि इसमें 1 मार्क नेगेटिव का प्रावधान है। एक क्वेश्चन गलत होने पर जो है 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो जो है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ स्कोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही करना है। तो डेली मॉक टेस्ट देने से जो है आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा होने के सही होने की संभावना ज़्यादा रहेगा। और तीसरा पार्ट जो है टाइम मैनेजमेंट, आप जो है टाइम को आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। 150 सवाल को जो है आप जो है 150 सवाल को 2 घंटा 15 मिनट में आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। इस तरह से अगर डेली मॉक टेस्ट देंगे तो आपका जो है ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि जो है क्वेश्चन बचा हुआ रहे और आपका जो है टाइम समाप्त हो जाए। आपको जो है आप उससे ही पहले ही हल कर सकते हैं। 150 सवालों को जो है 2 घंटा 15 मिनट जो है आपका टाइम दिया जाएगा, उससे विदिन इस टाइम लिमिट के अंदर में आप हल कर लेंगे। कब? जब आपका जो है मॉक टेस्ट जो है डेली मॉक टेस्ट देंगे और इतना सारा जो है मॉक टेस्ट आप पूरा कर लेते हैं, तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।